तो ऐसे ही हमारे सिद्धू मूसेवाला है ना, कि वो भी मेंबर थे हमारे। तो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद उनकी मदर को, उनकी फैमिली को सारी रॉयल्टीज उनको जाती है, स्टिल जा रही है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब जैसे करण औजला भी मेंबर बने IPRS के, बहुत मेंबर्स, बहुत लोग हैं, बहुत क्रिएटर्स हैं ऐसे जिनको अभी भी लगता है कि हम चलो कल कर लेंगे रजिस्टर, परसों कर लेंगे, आ जाएगी रॉयल्टी तो इकट्ठी हो ही रही है। ऐसा नहीं है। जब तक आपका गाना ही हमारे सिस्टम में नहीं एडेड है, हम क्या ट्रैक करेंगे, कैसे हम रॉयल्टी कलेक्ट कर पाएंगे? हमारे पास राइट ही नहीं है आपके उस गाने का। पंजाबी सॉन्ग्स वर्ल्ड वाइड फेमस है, हमारी इंडस्ट्री इतनी है और आप इसको बहुत सालों से देख रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि इसको लेके लीगली फाइट चली हो? हम सिर्फ कंपोजर्स को देते हैं रॉयल्टी, जो लिरिक्स की तर्ज बनाते हैं कि इस लय में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये भी मिथ है कि जब तक आप फेमस नहीं होते तब तक आपको IPRS में क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लेबल्स, बड़े बड़े सिंगर जाते हैं। करण औजला का इंडिया टूर हुआ, आपने देखा होगा, दिलजीत का इंडिया टूर हुआ। तो दिलजीत तो चलो वो सिंगर ही है ना। तो जो दिलजीत ने गाने गाए वो किसने लिखे? राज रंजोत जी ने लिखे। और भी बहुत राइटर्स हैं, बलवीर बोपाराय के गाने हैं। तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके गाने ऐसे गाए जाते हैं। तो वो राइट जो वो गा रहे हैं, उनका राइट उनके रियल ओनर को मिलता है। उस टाइम पर 5,000 6,000 यही मिलता था एक गाने लिखने का। तो उनको लगता था बस ये हो गया, बस खत्म, अब इसी से ही गुजारा करना है। पर उनको ये नहीं पता कि ये भी एक रॉयल्टी भी एक चीज है, आपके गाने का राइट भी एक चीज है। हमारी पंजाबी में ये बोला जाता है कि एक सॉन्ग अच्छा लिखा, मेरा सॉन्ग अच्छा सिंगर गाएगा, मैं उसको बेच दूंगा, तो मेरे लिए वो दैट इज इनफ। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत पुराने लिरिसिस्ट हैं, ऑथर्स जो हैं बहुत पुराने, जो उस टाइम पर अपना गाना लिखकर बेच देते थे और उनको लगता था बस यहीं तक का काम है। तो एक हो गया ओरिजिनल राइटर, जो जिसने बहुत साल पहले लिखा था, फिर जब रिक्रिएट किया और वो फिर से कुछ लिरिक्स चेंज कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए लिरिक्स, तो वो भी गाना 1-2 लिरिसिस्ट हो गए उस गाने के। तो वो शेयर 25% 2 में डिवाइड होता है, तो वो 12.5 हो जाता है। बड़े लेबल्स हो गए, टी सीरीज हो गया, स्पीड रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है, व्हाइट हिल हो गया, ये सारे मेंबर्स हैं। तो ये अपना रेपर्टायर जो सॉन्ग्स होते हैं वो ऐड करते ही हैं, जैसे ही रिलीज हुआ ऐड कर लिया गाना। तो लेबल अपना 50% जो उसको जाता है, जब उसने गाने ऐड कर दिए, जब वो जनरेट हुआ तो उसको 50% मिल गया। हाँ, तो लेबल को 50% तो वो रखा रहता है ना, जब मेंबर बनेंगे ऑथर कंपोजर तो उनको मिलेगा। कुछ राइटर्स जैसा आप बोल रहे हो बहुत पिंड में होते हैं काफी, जिनको पता ही नहीं होता, उन्होंने बस बेच दिया होता। जैसे अभी हमने पहले बात करी कि उन्होंने लिख दिया और बेच दिया, पर उनको ये नहीं पता वो गाना इतना हिट हो गया, उनको लगा कि चलो बेच दिया, इतना ही था हमारा बना हुआ। पर जब वो हिट हो गया, गाना इतना अच्छी लेवल पे चल रहा है, और वो रॉयल्टी कहाँ गई? क्योंकि मतलब वो आएगी ना आपको, वो आपका राइट है। जब आप मेंबर बनोगे हम आपको इकट्ठी करके देंगे ना वो चीज, तो वो आपको लाइफ टाइम तक रहती है। आप नहीं भी हो, आपके आगे घर वालों को जाएगी, लीगल हायर को जाएगी आपके। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करो किसी के साथ भी, तो आप जरूर उसको पढ़ो कि ये सही है टर्म्स। कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ना कई बार ऐसा बोला जाता है कि 50% हम रखेंगे, कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि उनकी डेथ हो गई, वो मेंबर नहीं थे, और हम कैसे रीच आउट करें उनको, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग यही लोगों को कहते हैं, अगर कोई ऐसा हो जो बहुत अच्छे गाने गए हो, या अब उनके गाने फिर से चल रहे हो और वो अब नहीं है, तो उनकी फैमिली को आप इन्फॉर्म करो कि वो मेंबरशिप लें, लीगल हायर प्रोसेस फॉलो करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो करें, तो तब जाके उनको रॉयल्टी आना शुरू होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਟਾਕਸ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਡੋਲੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ IPRS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਨੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੇਬਲਸ ਆ ਗਏ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ, ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
25% 50% ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲੋਬਲੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੌਂਗਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। डॉली जी, पहला ना ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सो फर्स्ट थिंग, मेरे लिए क्यों जरूरी था ये पॉडकास्ट, बिकॉज मेरे पास काफी लोगों ने भी ये चीज शेयर की थी मेरे साथ कि जैसे हमारे पंजाब में लिरिसिस्ट हो गए, कंपोजर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, है ना, उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाके, किसके पास जाके रॉयल्टीज मिलेंगी। रॉयल्टीज बेसिकली मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को आप इजीली एक्सप्लेन करें। पहले तो IPRS क्या है, आपका उसमें क्या रोल है? जी, पहले तो IPRS का मतलब है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। तो ये 1960 से बनी हुई है, जो कि बहुत पुरानी है। मुंबई से स्टार्ट हुआ है, सारा हेड ऑफिस हमारा मुंबई है। उसके बाद लाइमलाइट में तब आई जब जावेद अख्तर जी जो है वो हमारे चेयरमैन बने, एंड 2012 से एक कॉपीराइट लॉ एक्ट भी पास हुआ जिसमें डिसाइड हुआ कि किस किस को रॉयल्टी, क्या राइट है किसका, है ना, तो उनको कैसे रॉयल्टी जाएगी, तो वो डिसाइड हुआ। तब से ये ज्यादा लाइमलाइट हुई और जावेद साहब ने बहुत अच्छे से इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर हक दिलवाया लोगों का, लिरिसिस्ट, कंपोजर्स एंड लेबल्स का पूरा हक दिलवाया वहां जाकर। और फॉर्चुनेटली हम लोग अब काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और सेशंस देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये होता क्या है। उनको लगता है कि IPRS सिर्फ कॉपीराइट सोसाइटी है, कि क्लेम आया तो ये शायद वो चीज़ें हटाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रॉयल्टीज देते हैं। जो भी लिरिसिस्ट, कंपोजर, लेबल्स हैं, जब वो मेंबर बनते हैं, जब वो मेंबरशिप लेते हैं IPRS की, तो जो गाना उनका चलता है, जैसे उनके प्लेटफॉर्म DSPs पे चलता है, यूट्यूब हो गया, एप्पल म्यूजिक, मेटा हो गया, सब जगह, स्पॉटिफाई हो गया, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जब उनका गाना चलता है, एज पर क्लिक्स, व्यूज, जो भी इनसाइट जो भी रहता है, उसके बेसिस पर रॉयल्टी जनरेट होकर आती है, पैसे मिलते हैं बिल्कुल। तो IPRS आपका ध्यान रखता है कि आपको आपका राइट मिले, क्रेडिट मिले और आपका हक मिले। जहाँ जहाँ आपका गाना यूज हो रहा है वो हम इकट्ठा करके आपको देते हैं। पंजाब में हमारे पास ऐसे लिरिसिस्ट आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो सॉन्ग्स लिखते हैं, बट उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाके, अगर उनको सॉन्ग देना है, पहले तो उसको इस चीज की एक्साइटमेंट उनको रहती है कि हमारा कोई अच्छा सिंगर सॉन्ग गा रहा है, उसके बाद वो अपना सॉन्ग सिर्फ बेचते हैं। हमारी पंजाबी में ये बोला जाता है कि एक सॉन्ग अच्छा लिखा, मेरा सॉन्ग अच्छा सिंगर गाएगा, मैं उसको बेच दूंगा, तो मेरे लिए वो दैट इज इनफ। बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत पुराने लिरिसिस्ट हैं, ऑथर्स जो हैं बहुत पुराने, जो उस टाइम पर अपना गाना लिखकर बेच देते थे और उनको लगता था बस यही तक का काम है ना, तो बस ये 5,000 10,000 या कुछ, अब तो चलो अब तो बहुत बढ़ गया है, उस टाइम पर 5,000 6,000 यही मिलता था एक गाने लिखने का। तो उनको लगता था बस ये हो गया, बस खत्म, अब इसी से ही गुजारा करना है। पर उनको ये नहीं पता कि ये भी एक रॉयल्टी भी एक चीज है, आपके गाने का राइट भी एक चीज है। तो जब आप मेंबर बनते हैं, आपका गाना इधर उधर चल रहा होता है, कहीं भी कॉन्सर्ट्स में चल रहा है या 5 स्टार प्रॉपर्टीज पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो वहां से सब कलेक्शन होती है। वो सारी कलेक्शन जो है आती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है लिरिसिस्ट, कंपोजर, लेबल की। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका क्या परसेंटेज रहती है? उसका लिरिसिस्ट को जाता है 25%, कंपोजर को भी 25% जाता है एंड लेबल को 50% जाता है। ये शेयर्स हैं। एंड अगर जैसे कभी ऐसा होता है कि एक गाना किसी ने लिखा है, ठीक है, और वो फिर से रीमिक्स होकर फिर से रिक्रिएट हुआ है, रिक्रिएशन हुई है उस गाने की, है ना, आप बहुत सालों के बाद, तो एक हो गया ओरिजिनल राइटर जो जिसने बहुत साल पहले लिखा था, फिर जब रिक्रिएट किया और वो फिर से कुछ लिरिक्स चेंज कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए लिरिक्स, तो वो भी गाना एक 2 लिरिसिस्ट हो गए उस गाने के,
तो वो शेयर 25% 2 में डिवाइड होता है, तो वो 12.5 हो जाता है इस तरह से। अब जैसे कोई रैपर है किसी गाने का, एक लिरिसिस्ट है, एक रैपर है, एक कंपोजर है, एक लेबल है, ठीक है। तो लिरिसिस्ट तो अपना लिखेगा ही, रैपर जो है वो भी एज लिरिसिस्ट ही काउंट होता है यहाँ पर। तो जो रैपर और लिरिसिस्ट है उनका 25 में से हाफ हो जाएगा 2 में। तो ये सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिवाइड किया हुआ है परसेंटेज, वो सेम है ऑल अराउंड वर्ल्ड, और जहाँ इंडिया में ऐसी है? नहीं, सेम है, ऐसा ही रहता है। जो ये फिक्स्ड है पहले से कि इस तरह से ही इनको जाएगा। बाकी देखो राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है हर एक चीज कि किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है, लेबल के साथ क्या है, तो उसमें। अच्छा, उससे भी जैसे आप देखें, हमारा आज मेन पॉडकास्ट करने का रीजन क्या है कि सबको एज एन इंडिपेंडेंटली IPRS पे रजिस्टर करना है, एज अ मेंबर ज्वाइन करना है, राइट? तो अगर वो मेंबर ज्वाइन करेंगे तो उनका अगर कहीं भी लिखा हुआ गाना, जहाँ कंपोज किया हुआ गाना कहीं भी चलेगा, तो उस चीज का उनको मॉनिटरी मतलब पैसे मिलेंगे बेसिकली। बट इस केस में अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ, फिर उस केस में उनके साथ अगर वो मेंबर ही नहीं है, उनके गाने ही नहीं एडेड हमारे पास सिस्टम में, तो फिर रॉयल्टी नहीं बनकर आएगा। बहुत मेंबर्स, बहुत लोग हैं, बहुत क्रिएटर्स हैं ऐसे जिनको अभी भी लगता है कि हम चलो कल कर लेंगे रजिस्टर, परसों कर लेंगे, आ जाएगी रॉयल्टी, तो रॉयल्टी तो इकट्ठी हो ही रही है। ऐसा नहीं है, जब तक आपका गाना ही हमारे सिस्टम में नहीं एडेड है, हम क्या ट्रैक करेंगे, कैसे हम रॉयल्टी कलेक्ट कर पाएंगे? हमारे पास राइट ही नहीं है आपके उस गाने का। बट ऐसा भी होता है कि जैसे किसी का सॉन्ग चल गया, किसी ने ऐसे ट्राई किया, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि वो सिंगर्स नहीं, वो राइटर्स और कंपोजर्स जिनके गाने चले होते हैं, जहाँ बिल्कुल नहीं, जिनको एक बार ट्राई करने के यूट्यूब पे आए, अपना एक सॉन्ग, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए वो, इंडिपेंडेंटली वो अपना एक सॉन्ग लिख रहे हैं, खुद ही कंपोज कर रहे हैं, बेशक गा भी रहे हैं, किसी लेबल के अंडर नहीं गा रहे, बिल्कुल तो खुद ही अपने चैनल से रिलीज कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये हुआ जो सब कुछ खुद ही कर रहा है। तो वो भी अगर उनका गाना मतलब ओरिजिनली रिलीज्ड है, अच्छे से उन्होंने शेयर किया, DSPs पे भेजा है, लाइक डिस्ट्रीब्यूट करवाया है प्रॉपर्ली, है ना। आजकल तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, ट्यूनकॉर हो गया है, डिस्टोकेट, CD Baby, बहुत ऑप्शंस है। तो वो सब उस पर भी अपने आप करके इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर वो गाना ओरिजिनली हमारे पास ऐड करो, और हो सकता है वो गाना हिट हो जाए, पहले ही गाना काफी लोगों का होता है कि वो गाना बहुत अच्छा चल गया, तो उनको रॉयल्टीज बनकर आएंगी उसका। जस्ट इन केस अगर उन्होंने नहीं, आपके मेंबर नहीं IPRS की, उन्होंने अपने यूट्यूब पे गाना रिलीज कर दिया, बाद में उनको किसी ने गाइड किया कि आप IPRS की मेंबर बन जाओ, तो वो पैसा मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, एक गाना ऐड ही नहीं है सिस्टम में, तो नहीं हो सकता। बाद में ऐड करने पे भी नहीं, बाद में ऐड करेंगे तो बैक रॉयल्टी, सिर्फ 12 महीने की बैक रॉयल्टीज आती हैं, उससे पिछली रॉयल्टीज नहीं आती है। और आपकी फीस कितनी है मेंबर बनने के लिए? मेंबरशिप के लिए देखो, लिरिसिस्ट कंपोजर की 1200 है, बहुत ही छोटा सा है, ये प्रोसेसिंग फी रहती है हम लोगों की, कोई ऐसा चार्ज नहीं करते हम लोग। और लेबल के लिए 2200 है। अगर कोई NRI है, कोई कनाडा से कहीं से भी आप रजिस्टर करते हैं IPRS, तो उसकी डिफर करती है थोड़ी। और इस केस में अगर लेबल के अंदर आपका गाना फेमस हो गया पर आपका IPRS पे नहीं है, बट लेबल ऑलरेडी मेंबर है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लेबल मेंबर है, फॉर एग्जांपल आप देख लो, बड़े लेबल्स हो गए, T Series हो गया, स्पीड रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है, व्हाइट हिल हो गया, ये सारे मेंबर्स हैं, तो ये अपना रेपर्टायर जो सॉन्ग्स होते हैं वो ऐड करते ही हैं, जैसे ही रिलीज हुआ ऐड कर लिया गाना, तो लेबल अपना 50% जो उसको जाता है, जब उसने गाने ऐड कर दिए, जब वो जनरेट हुआ तो उसको 50% मिल गया। फिर जब ऑथर कंपोजर, उसी गाने का ऑथर कंपोजर मेंबर नहीं है, फिर जब वो रजिस्टर करते हैं तो उनको जो अमाउंट पड़ा होता है, अगर कुछ भी पेंडिंग अमाउंट पड़ा है, तो वो जब मेंबर बनेंगे तो उनको रिसीव हो। और अदरवाइज अगर लेबल्स के जो राइटर है, सॉन्ग राइटर और कंपोजर नहीं है IPRS पे, तो फिर वो उसको तो 50% ही मिला। हाँ, तो लेबल को 50%, तो वो रखा रहता है ना, जब मेंबर बनेंगे ऑथर कंपोजर तो उनको मिलेगा, जब से वो गाना एडेड है। हो सकता है कि वो लेबल ने गाना 2023 में ऐड किया हो, तो 23 से हो सकता है 23 दिसंबर में ऐड किया हो, तो 2023 दिसंबर से लेके 1 साल का मिल जाएगा। हाँ जी, तो जो भी उनका इतना टाइम है उसका पेंडिंग जो पड़ा होगा वो मिल जाता है। और ऐसा होता है कभी कि लेबल्स उसमें क्रेडिट ही ना दें,
जहाँ अपने ही किसी विद इन लेबल वाले अपने ही उसमें क्रेडिट देके क्लेम कर लें कि ये वाला भी 50% हमें ही आना चाहिए? नहीं, ऐसा जनरली नहीं होता है। जो मेटा डेटा होता है वही एक आइडेंटिटी होती है पर्सन की। लाइक कोई भी आप ऐड कर रहे हो किसी के बारे में भी, तो वो एक ही वही आपका क्रेडिट मेन जरूरी है, वो होना प्रॉपरली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेटा डेटा ही गलत डाल दोगे, स्पेशली अगर लेबल ही गलत मेटा डेटा डालेगा, तो वो रॉयल्टी किसी की जगह किसी को भी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सॉन्ग्स हैं जब आप ऐड करें तो उसके अंदर प्रॉपर मेटा डेटा होना चाहिए। लिरिसिस्ट कौन है उसका एग्जैक्ट वही नाम, कंपोजर कौन है एग्जैक्ट वही नाम, लेबल तो चलो आपका है, आपको पता ही है, वो ऐड करना जरूरी होता है। पंजाबी सॉन्ग्स तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हमारी इंडस्ट्री इतनी है और आप इसको बहुत सालों से देख रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि इसको लेके लीगली फाइट चली हो कि क्लेम करने को लेके परसेंटेज? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा मिसगाइडेड है, नहीं पता कि जो सॉन्ग राइटर्स हैं बिल्कुल उनकी मेहनत बहुत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों को नहीं पता। और पहले क्या होता था कि कंपोजर्स नहीं लिखते थे डिस्क्रिप्शन में, म्यूजिक लिख के छोड़ देते थे। और लेबल्स, कुछ लेबल्स जो हैं वो जब गाने ऐड करते थे तो उसमें म्यूजिक वाले का नाम वो ऐड कर लेते थे। अब वो म्यूजिक वाला क्या है, कंपोजर है, वो मे बी वो अरेंजर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो। हम सिर्फ कंपोजर्स को देते हैं रॉयल्टी, जो लिरिक्स की तर्ज बनाते कि इस लय में होना चाहिए, जो लिरिक्स हैं इस लय में होना चाहिए, तो वो रहता है कंपोजर एंड सॉन्ग उसको रॉयल्टी। हाँ, एंड सॉन्ग राइटर, ठीक है, तो उनको जाती है रॉयल्टी। बट जब गलत ऐड कर दो तो वो उनका नाम के अंडर रॉयल्टी जनरेट हो जाती है, तो फिर उनको जाती है। तो फिर लीगली रिजॉल्व होता है जब आप मेंबर बनते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ ये मेंबर को जा रही है इस सॉन्ग की, तो फिर वो आते हैं कि अपडेट करो, मेंबरशिप लेते हैं। पहले तो सबसे बड़ा लॉस क्या है कि मेंबरशिप ही नहीं लेते ना, जो फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, मेरे पैसे उसके पास गए, ये वो, तो फिर उनको रियलाइज होता है अब तो मेंबर बनना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मेंबरशिप तो लो। आपको जब पता है कि आपके हक, आपका राइट हम दिलवा रहे हैं, तो आपको ऐसी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप पहले जब बनो, उसके बाद आप उसके बाद अपडेट करवाते हैं, जैसे अभी आपने बताया। तो ये केस में क्या रहता है कि आपको फिर जब लेबल ने ऐसा कर दिया तो आपको वो क्रेडिट जो है चेंज करवाना पड़ता है कुछ प्रूफ्स के साथ कि हाँ ये ऐसा एनओसी है, इसमें मेंशन्ड है, या कुछ भी रिकॉर्डिंग का प्रूफ हो गया, स्टूडियो प्रूफ हो गया, तो वो दिखाना पड़ता है, तब जाकर अपडेट होता है। तो आपके मेंबर बनने का प्रोसेस क्या है? बहुत ही इजी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, जिसमें आपको हमारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है वो, और उसमें रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके। एड्रेस प्रूफ हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक प्रूफ, तो एक गाने का लिंक, गाने का पोस्टर, आपकी फोटो, बस बेसिक चीजें हैं, वो सब आपको अपलोड करनी पड़ती है। एक कम से कम IPRS का मेंबर बनने के लिए ना, कम से कम एक गाना ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज्ड होना चाहिए आपका, तभी आप मेंबरशिप करवा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा, अब जैसे हम लोग कहीं सेशंस, वर्कशॉप्स करते हैं, तो काफी पोएट्स आ जाते हैं, राइट, तो वो कहते हैं कि हमें भी मेंबर बनना है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आपका कोई गाना रिलीज्ड है या नहीं, मतलब आप लिखते तो हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपका रिलीज सॉन्ग में होना चाहिए, प्रॉपर म्यूजिक, बैकग्राउंड में सब कुछ प्रॉपर एक गाना होना चाहिए, तभी आप वो मेंबर बन सकते हो उसके। तो इस केस में जैसे म्यूजिक अगर हम एज अ पोइट आना चाहते हैं, तो पोइट को भी अगर थोड़ा सा कंपोज करके वैसे बोल दे, इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि गाने की ड्यूरेशन 2 मिनट चाहिए, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, पर एक ओरिजिनल अच्छे से क्रिएट किया हुआ सॉन्ग होना चाहिए। जैसे पोएम भी, हाँ जी, जैसे हाँ जी। काफी हैं ऐसे पोइट्स जो बहुत अच्छा उनका वो आता है, विद म्यूजिक ही बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको फिर उनका भी तो एज कंसिडर होता ही होगा। हाँ जी, है ना, और वो तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। बट मेरा मेन था कि जैसे पंजाब में हमारे बहुत अच्छे राइटर्स हैं, अगर हम देखें ना तो पंजाब में ऐसे होंगे जो प्रॉपर गांव वाले एरिया में बैठे अपनी डायरीज भरी हुई होंगी उन्होंने सॉन्ग्स के साथ। जी बिल्कुल। तो उनको नहीं पता कि वो अर्न कर सकते। मैं ये मानती हूँ कि ये चीज ना इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल। किसी के पास ये भी कला है कि लिख के कमाना, जी है ना, कि लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, इनके लिए भी ये एक बिजनेस हो सकता है। आप दिमाग से कोई चीज लिख रहे हो, उसको आपने पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ जी बिल्कुल, वो चीज आ जाती है ना। बट
इमोशन से बाहर आके अगर इससे हमें अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए अगर उनको लगता है, हमारे यहाँ ये भी मिथ है कि जब तक आप फेमस नहीं होते तब तक आपको IPRS में क्यों जाना है, क्योंकि वहां तो सिर्फ बड़े बड़े लेबल्स, बड़े बड़े सिंगर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ राइटर्स, जैसा आप बोल रहे हो, बहुत पिंड में होते हैं काफी, जिनको पता ही नहीं होता, उन्होंने बस बेच दिया होता। जैसे अभी हमने पहले बात करी कि उन्होंने लिख दिया और बेच दिया, पर उनको ये नहीं पता वो गाना इतना हिट हो गया, उनको लगा कि चलो बेच दिया, इतना ही था हमारा बना हुआ। पर जब वो हिट हो गया, गाना इतना अच्छी लेवल पे चल रहा है, और वो रॉयल्टी कहाँ गई? क्योंकि मतलब वो आएगी ना आपको, वो आपका राइट है। जब आप मेंबर बनोगे, हम आपको इकट्ठी करके देंगे ना वो चीज, तो वो आपको लाइफ टाइम तक रहती है। आप नहीं भी हो, आपके आगे घर वालों को जाएगी, लीगल हायर को जाएगी आपके। तो ऐसे ही हमारे सिद्धू मूसेवाला है ना, तो उनकी, वो भी मेंबर थे हमारे। तो जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद उनकी मदर को, उनकी फैमिली को सारी रॉयल्टीज उनको जाती है, स्टिल जा रही है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। आप सोचो, कोई भी है, कोई मतलब कोई राइटर ऐसा होगा, होते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं। एक बार मेरी एक साउथ के राइटर से बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि सर, आपका गाना इतना चल रहा है, आप मेंबर क्यों नहीं बने IPRS के? तो उन्होंने मुझे पहले तो थोड़ा उनको डाइसी सा हुआ, क्या है ये, क्या होता है। उनको मैंने 2-3 महीने समझाया, 3 महीने मुझे लगे उनको समझाने में कि आपके लिए ऐसे, आपका राइट है, आप करो मेंबरशिप जरूर, है ना। तो उन्होंने किया, और आज उनको हर महीने, मतलब उनको अच्छी रॉयल्टी गई है। तो स्पेशली मुझे कल ही उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि थैंक यू सो मच, मैं ऐसे टाइम पर था कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, और मैं वो अब मुझे हर महीने आ रहा है कुछ ना कुछ, चाहे मुझे 5,000 आ रहा है, चाहे मुझे 20,000, चाहे 30,000, जैसा भी, तो मुझे वो रिसीव हो रहा है, तो मेरा घर चल रहा है उससे। तो कितनी बड़ी बात, मतलब हार्ट टचिंग ये स्टोरीज होती हैं लोगों के लिए ना। बहुत राइटर्स हैं ऐसे जो इतना प्यारा लिखते हैं, बेच देते हैं, पर उनको पता ही नहीं है आगे क्या चल रहा है, कि पूरा लाइफ टाइम के लिए अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इससे। बिल्कुल। और इसमें जो, जैसे आपके पास अर्निंग्स का हम कंसीडर करते हैं कि पैसे मिलते हैं, एक ही सॉन्ग बेशक कितनी बार डेली चल रहा है, हाँ, तो उसकी आती रहेगी ना, बिल्कुल जनरेट होती रहेगी। अब आपका गाना ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने में आपका गाना बहुत अच्छा चला हो, उससे अगले 3 महीने में वो गाना नहीं चला, है ना। तो वो डिफरेंस रहता ही है, तो वो रॉयल्टी का भी डिफरेंस रहता है उस चीज में, तो वो तो है। और इसमें ये होता है कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी कहाँ से मिल रही है, कहाँ प्ले होने पे मिल रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से? बेसिकली देखो, हमारा YouTube का मेन रहता है, तो अब सारे प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट है, उनका क्राइटेरिया होता है कि किस बेसिस पे दे रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं पता रहता है ना, वो किस बेसिस पे दे रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कई बार ऐसा होता है YouTube हर महीने भी देता है, तो देखा जाए तो क्वार्टरली रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर YouTube कई बार जिसके बहुत अच्छे गाने काम कर रहे हैं तो उनको हर महीने भी आती है, 3 महीने बाद भी आती है, जिसके नहीं भी चल रहे, थोड़े थोड़े चल रहे हैं, 6 महीने बाद आती है। Spotify साल में एक बार देता है, Apple Music साल में एक बार देता है, सबका डिफरेंट रहता है, सबका अलग है कि किस हिसाब से रॉयल्टीज आती है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, वो अलग है सबके। और लाइव कंसर्ट्स का कैसे रहता है? हाँ, लाइव कॉन्सर्ट्स का, अब जैसे IPRS जो है, हमारा सिर्फ एक IPRS ही है इंडिया में जिसके पास राइट है मैकेनिकल और परफॉर्मेंस रॉयल्टीज का, ठीक है। तो जो आपका गाना रिकॉर्ड होके कहीं भी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गाना पेन ड्राइव में डला और वो किसी होटल में 5 स्टार प्रॉपर्टी में चल रहा है, तो वहां से भी लाइसेंसी फी होती है, एक डेडिकेटेड फी होती है IPRS की, तो वो लाइसेंस उनको लेना पड़ता है। तो वो जब लाइसेंस लेते हैं तो जो गाने चल रहे हैं, सेट लिस्ट होती है, उसमें मेंशन होते हैं गाने कि ये गाने चलते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप इसके बेसिस पे कर सकते हो, तो वो कलेक्ट करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइसेंसिंग फी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इवन कोई कॉन्सर्ट है, अभी जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा करण औजला का इंडिया टूर हुआ, आपने देखा होगा दिलजीत का इंडिया टूर हुआ। तो दिलजीत तो चलो वो सिंगर ही है ना, तो जो दिलजीत ने गाने गाए वो किसने लिखे? राज रंजोत जी ने लिखे, और भी बहुत राइटर्स हैं, बलवीर बोपाराय के गाने हैं, तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके गाने ऐसे गाए जाते हैं। तो वो राइट जो वो गा रहे हैं, उनका राइट उनके रियल ओनर को मिलता है,
रियल ओनर हुए, लिरिसिस्ट, कंपोजर और लेबल, तो इनको वो जाती है रॉयल्टी। Oh, that's very Yeah. nice. ये बड़ा अच्छा लगा कि जी। हाँ उनके राइटर्स को जा रही है, और वो जी। इतने फेमस टूर्स थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, और करण औजला तो खुद ही लिखते हैं, हाँ तो जी, उनको तो उनको सारा खुद ही ही, जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तभी हम बिल्कुल। लोग सोचते हैं ये लोग इतने पैसे वाले कैसे होते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अब ये देखो, एक पीस आपने लिख दिया, क्रिएटिविटी है ना आपकी है, और जी। वो पूरी लाइफ चलेगी। कई जी। सॉन्ग्स हम पुराने जा जा के ढूंढ ढूंढ के सुनते हैं अभी भी, पुराने सिंगर्स की, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज अगर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पंजाब में ना बहुत लोगों को लगता है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, और बहुत लोग ऐसे हैं भी जो अपना ही कंपोज भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, तो कोई पता नहीं होता तुक्का कब लगना है और कब जाके उनका फेमस हो जाना है। जी, सो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप उनके लिए होना चाहिए कि IPRS पे वो रजिस्टर कर लें। बट उसके लिए मुझे एक कंडीशन बड़ी डाउटफुल लग रही है कि उसके लिए आप कह रहे हो कि उनको यूट्यूब पे पहले शूट करना है, मतलब एक रिलीज गाना, करना है। हाँ, एक गाना आपका रिलीज होना चाहिए, तभी आप मेंबर बन पाओगे। बेशक उसके व्यूज कितने भी आए, डजंट मैटर। हाँ, मतलब चैनल भी देखना चाहिए, चैनल भी मोनेटाइज होना चाहिए कि कुछ जनरेट तो कर पाए हम लोग, है ना। कुछ गाने होते हैं वो बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आप अभी, मतलब मैं अगर बताऊंगी भी तो समझ नहीं आएगा। तो मतलब एक गाना ओरिजिनली आपका अच्छा चलना चाहिए, तो वो उसमें ऐड होना चाहिए, तब आप मेंबर बन पाएंगे इसके। और बहुत इसमें जरूरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट का हम बात करते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स नए नए आते हैं, मतलब राइटर्स ही हो गए, कंपोजर्स हो गए, और सिंगर्स भी हो गए, उनको भी नहीं पता होता कि कई बार होता ना कि अपने किसी से सॉन्ग ले लिया, गा दिया, बट उनका लेबल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो यस, ये थोड़ी मतलब बहुत ये चीज बहुत होती है, बहुत लोगों के साथ होती है। तो मैं सबसे पहले मैं इस पे कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि सबका अपना है, किसी ने क्या हिसाब से साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, क्या नहीं किया, वो सबका अपना है पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करो किसी के साथ भी, तो आप जरूर उसको पढ़ो कि ये सही है टर्म्स। हम मतलब प्रोफेशनली हम लोग देखें तो हम लोग नॉर्मली नहीं देखते, ये टर्म्स क्लॉजेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, ये क्या है ना। तो आप किसी से रीड करवाओ इसको, और जो IP राइट्स का एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, आप उनसे रीड करवा सकते हो। तो उनसे टर्म समझो कि क्या है इसका मतलब, और आप तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बिकॉज बहुत लेबल्स के साथ या बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि वो साइन कुछ कर देते हैं और उनका कुछ आगे कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे रॉयल्टी का थोड़ा 0.5% वाइज कुछ हो जाता है कि सीन। कम मिलेगी, तो जहाँ इतने साल के लिए मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी होता होगा कॉन्ट्रैक्ट्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने साल नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे सब लेबल कर रहे हो, अपना लेबल किसी लेबल के अंडर आप ऐड करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने टाइम की नहीं आएगी। आपको जो आपका जनरेट कर रहा है गाना उतना आएगा, बट जो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 10% है, 15% का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो 15% तो वो फिर अब बंदा रखेगा ही ना। पब्लिक एडमिन बोलते हैं हम लोग इसको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो कोई ऐसा एग्रीगेटर काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो आपने ही उसको हामी देकर आपने ही उससे साइन करा है ना, तो आपका जो है 10% या 15% जो आप माने हो वो रखेगा वो रॉयल्टी का। फिर जो होगा वो आपको देगा ही ऑब्वियसली। फिर आपको वो सारी जो भी एक्सेल में मेंशन करके कि इसका इतना बना, इनसाइट्स जो भी रहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फिर देंगे। एक मेरे पास बात आई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ना कई बार ऐसा बोला जाता है 50% हम रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं बेसिकली, कि जो आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी रॉयल्टीज की उसका 50% हमारा बनता है। ये तो बाय मतलब है ही, जो नया पर्सन आ रहा है उसको नहीं पता कि क्या है सिस्टम में, उनको लगता है कि चलो मुझे तो नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, मेरे लिए कौन जनरेट करके दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करके दे रहा है, उसको लगता है कि चलो इसके पास 50% चला भी गया तो एटलीस्ट 50 मुझे मिल रहा है। आपकी जॉब है उनको डायरेक्टली पैसा दिलवाना जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, तो उसमें आपकी तो कोई ऐसा फीस नहीं, 1200 है। हाँ, तो लेबल की 2200 रहती है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई लेबल कोई भी ऐसा बोले, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो लेबल है, अगर आप डायरेक्ट मेंबर हो IPRS के, बीच में कोई भी नहीं है, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, अगर आप डायरेक्ट मेंबर हो, आपको आपका टोटल 50% आप ही को मिलेगा। इवन लिरिसिस्ट कंपोजर के साथ भी ऐसा है, अगर वो कहते हैं कि हमने इनके अंडर साइन किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपने साइन भी किया है, कुछ भी है, पर ऑथर कंपोजर को IPRS जो है डायरेक्ट रॉयल्टीज देता है, किसी को बीच में नहीं रखता। उन्हीं का ईमेल एड्रेस लगता है, उन्हीं का अकाउंट लगता है, उन्हीं का नंबर लगता है, तो सब
मतलब ओपन है। IPRS बेसिकली आधार कार्ड हाँ, फॉर म्यूजिक ना, बिल्कुल कि आप जो म्यूजिक लिख रहे हो, जो कंपोज कर रहे हो, काफी लोग क्या बोलते हैं कि ये पेंशन है। एक्चुअली है। हाँ, मैं तो जब हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, मुझे खुद सुन के जितनी चीजें अभी शायद हम लोग ने उतना डिस्कस भी नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे के पास ये कैपेबिलिटी है, जिनके पास दिमाग भगवान ने इतना दिया है, जो लिख अच्छा सकते हैं, कंपोज भी कर सकते हैं, तभी हम लोगों को क्यों लगता है एज अ लेमैन, हमें लगता है कि सिंगर्स एकदम से कैसे चढ़ गए, एकदम से 3 गाड़ियां आ रही हैं, है ना। तो रॉयल्टीज तो अपने आप में एक पेंशन है, जिसमें आपने एक बार काम करके रख दिया प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके पैसे आपको आते रहेंगे। जी, रॉयल्टीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अब एक तो जो IPRS देता है मैकेनिकल और परफॉर्मेंस रॉयल्टीज, एक होती है मास्टर रॉयल्टीज। वो आपको कहाँ से मिलती है? वो मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर से। जब आप गाना रिलीज करते हो, आप प्लेटफॉर्म्स पे डलवाते हो, जो DSPs हैं, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब है ना, तो जो उनपे जब डलवाते हो, जो उसका डाउनलोड सेल्स जो भी रहता है, क्लिक्स व्यूज उसमें भी जो भी रहता है, तो वो जो इन रिटर्न आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर देता है। वो मास्टर रॉयल्टीज होती है, वो अलग है। अच्छा, उसमें IPRS का रोल नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है। तो फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का रोल कहाँ आ गया? क्योंकि वो गाना उसने सेल करा, उसने ऐड करवाया प्लेटफॉर्म्स पर, वो लेबल करवाता है, राइट। तो लेबल जो करवाता है, फिर लेबल को इन रिटर्न यहाँ से आता है। तो उसमें उनका क्या रहता है, मतलब परसेंटेज रहती है, जो भी वो डिसाइड कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैंने और सुनी थी, जैसे पंजाब में हमारे इंडिया में चलता है जियो सावन, ये सारे हो गए, इधर के हो गए। अगर आपका कहते किसी और कंट्री में भी गाना प्ले हो रहा है उनके अलग प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल। अब जैसे अलग अलग सोसाइटीज है, जैसे एक सिसैक करके बॉडी है IPRS जिसका पार्ट है, सिसैक करके मेन बॉडी है। आप IPRS की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है क्या है वो, क्या वर्किंग रहती है। उन्होंने ये स्टार्ट किया ना जो, तो उसमें हर एक कंट्री में अथॉरिटी दी है। अब इंडिया में IPRS को दी है, SOCAN है कनाडा में, UK में PRS है। तो हर एक कंट्री में अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है। हम लोग सारी सोसाइटीज कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा मेंबर है, हम लोग भी वर्ल्ड वाइड ही कलेक्ट करते हैं। तो जो भी हमारा मेंबर है IPRS का, तो अगर वो उसका गाना बाहर चल रहा है, मैकेनिकल रॉयल्टीज हम वहां से भी कलेक्ट करके, वो हमारे बिहाफ पर हम उनको बोलते हैं, तो वो मेंबर से कलेक्ट, मतलब बाहर से कहीं भी चल रहा है सॉन्ग, तो वहां से कलेक्ट करके हमें देते हैं, हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें जैसे आप कलेक्ट करते हो, उसमें आपकी कोई परसेंटेज कुछ रहता है बिल्कुल। एडमिन चार्जेस होते हैं IPRS के, तो वो डिफर करते हैं 7 to 12% से, तो वो एडमिन चार्जेस कट होते हैं। तो मे बी उसके लिए भी लोग अवॉइड करते होंगे मेंबर बनना। बहुत मिनिमल है, आप मतलब बहुत ही मिनिमल है। लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ मतलब इतना ये भी होता है डिडक्ट, ऐसा है, बहुत मिनिमल रहता है। तो आपको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वो भी जरूरी है। हम लोग कैसे चलेंगे? हाँ, सैलरीज तो आनी हम लोग चाहिए। की सैलरीज कैसे आएंगी? एक चीज मुझे और मेरे दिमाग में अभी आई कि आपने देखा मोस्टली जो सिंगर्स हैं सारे कनाडा गए, हाँ, वहां जाके गाने लिखे, बिल्कुल, कंपोज किए, वहां गाना शुरू किया, फिर खुद ही वहां स्टैब्लिश होके अच्छे से फिर इंडिया आए, या फिर वहां से फेमस हुए। जितने भी हम देख लेंगे, अभी चिमाबाई चल रहा है, हाँ, बड़ा फेमस, वहीं पे उन्होंने किया। करण औजला ने अपना करियर वहीं से स्टार्ट किया। इसका क्या रीजन है कि उनका फिर कैसा रहता है? उनका क्या है कि अब जैसे करण औजला भी मेंबर बने IPRS के, और भी बहुत NRIs हैं जो बनते हैं। हमारे पास ऑप्शन है NRIs का, अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उनको करनी पड़ती है फुलफिल। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि उनका इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर अभी वो बाहर रह रहे हैं, तो वो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अप्लाई कर लेते हैं। अगर तो वो बाहर हैं तो वो बाहर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है। दो भी करते हैं वो, जैसे यहाँ भी हो गए मेंबर और वहाँ जैसे आपने कनाडा की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर इंडियन, मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे इंडियन सॉन्ग्स जिसके हैं, तो क्या बेनिफिशियल है IPRS, बिकॉज इंडिया में जितना अच्छे से डिटेक्ट करेगा तो वो IPRS ही कर पाएगा। अगर आपके गाने बाहर चल रहे हैं, अगर आप जैसे अब शुभ हो गए है ना, या करण हो गए, तो ये लोग कनाडा ही इनका सारा बेस है ना, उनके सबसे ज्यादा गाने वहीं चलते हैं। अब आप देखो सिग्नेचर बाय SB करके एक है, भलवान है, ये कनाडा में ही चलते हैं इनके गाने। तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कनाडा की SOCAN ज्वाइन करो, आप वर्ल्ड का या कनाडा के राइट्स उनको दे दो, बाकी जो है वो आप IPRS को दे दो राइट्स। तो राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी कंट्री सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। ना जैसे लिरिसिस्ट हो गए, कंपोजर्स हो गए,
उनको कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज से कई बार कि फॉर अ सेफर साइड, क्या अप्रूव चलेगा उनका? तो एनओसीज होती हैं, और इवन कुछ जैसे राइटर्स हैं वो एक एसोसिएशन बनी हुई है, सॉन्ग राइटर्स एसोसिएशन, तो अपने लिरिक्स वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, वहां मेंबरशिप लें, और जो भी लिरिक्स हैं उधर आपके सेफ रहेंगे, कॉपीराइट होगा तो कोई और यूज नहीं कर पाएगा उसको। तो उसके लिए उनको अलग से मेंबरशिप लेनी हाँ पड़ेगी? जी, वो एक अलग एसोसिएशन बनी हुई है, तो वहां कर सकते हैं। तो इसके लिए तो वो एज अ न्यू कमर भी कर सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहले वीडियो बनाओ यूट्यूब हाँ, पे नहीं, रिलीज नहीं, करो, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। कुछ नहीं तो है। मुझे ये चीज आपकी बहुत सही लगी, क्योंकि राइटर्स बहुत हैं हमारे, बहुत राइटर्स और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपने राइटर सॉन्ग एसोसिएशन जो है वहीं पे जाके अपना रजिस्टर करके वो करें, देन आपके जो IPRS पे करें, हाँ, देन दे कैन क्लेम जो भी रॉयल्टीज रहेगी बिल्कुल। उस चीज बहुत की। सारी कॉपीराइट की, हर एक चीज की कॉपीराइट होता है, आपका ही राइट है तो कराना चाहिए। ये आपका गाना कॉपीराइट करता है IPRS। अब जो सॉन्ग राइटर्स है, जब आपकी जो भी आपकी राइटिंग जो है, आपकी जो भी आपने लिखा है वो आप अपना सेव करके रख सकते हो, ताकि कोई और, आजकल कितने फ्रॉड्स होते हैं, आप व्हाट्सएप कर दोगे लिरिक्स, वो बंदा कर लेगा गाना कल को, क्या कर लोगे आप? आपके पास कुछ भी नहीं है प्रूफ, व्हाट्सएप पे क्या प्रूफ होता है? तो मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेल कर दो उनको, है ना? तो आप ऐसे प्रूफ उसको हाँ, एज अ मेल प्रूफ भी ले सकते ऑफिशियल हैं। प्रूफ, वो तो डिलीट ही नहीं हो सकता ऑब्वियसली ना, तो वो भी एक प्रूफ रह सकता है। दूसरा, आप जो एसोसिएशन है सॉन्ग राइटर्स वाली, वहां पर आप कर लो, तो आपका एक रिजर्व हो जाएगा कि कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो कितना रॉयल्टी का रहता है। अब एक हैं अलबेल बराड़ जी हैं, तो वो उनसे मैं मिली थी, तो उन्होंने बताया था कि उनका गाना जैसे अपने व्याह दे विच नचदा फिरे मुंडा अपने, है ना, तो वो गाना उस टाइम तो ऑब्वियसली बहुत हिट था, बहुत ज्यादा हिट था, सब जगह चलता था, तब तो थी। फिर उसके बाद वो गाना बंद हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। अब वो गाना किसी मूवी में आया, बॉलीवुड मूवी में, तो वो रिक्रिएट होकर आया वो गाना, तो उसमें अब उनको क्रेडिट्स मिला, उनको क्रेडिट मतलब गए एज लिरिसिस्ट, ओरिजिनल लिरिसिस्ट, तो अब वो गाना फिर से वही वायरल हो गया बीच में ना, तो उनको कितना रॉयल्टी का अमाउंट तो गया। इससे पहले वो IPRS पे थे जहाँ हाँ, वो थे रीमिक्स, वो थे मेंबर ऑलरेडी, तो उनको वो उनका बीच में आता भी था कि मुझे रॉयल्टी नहीं आ रही है, तो वो जब गाना नहीं चल रहा तो नहीं आती रॉयल्टी, तो फिर जब चलता है फिर से हिट करता है तो आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि ये गाना तो कुछ भी नहीं है, इससे नहीं कुछ, ये तो डालने का फायदा ही नहीं IPRS में, ऐसा नहीं है। आप अगर वो गाना छोड़ दोगे, कल को वो गाना हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, तो फिर गए ना आपके पैसे। नहीं, इसमें जैसे आपके मेंबर बन गए, हाँ जी, उसके बाद उनको एवरी टाइम अपलोड करना पड़ेगा कहीं पे अपना सॉन्ग्स, हाँ, कि कोई एक उसको प्लेटफॉर्म आप दे दोगे जिससे वो सारी जगह से अपने आप कलेक्ट करेगा, आपका मेटा डाटा बोलते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा? हाँ, जब मेंबर बनते हैं तो एक पोर्टल मिलता है, लिरिसिस्ट कंपोजर के लिए एक राइटर पोर्टल है, लेबल के लिए पब्लिशर पोर्टल है। सो आप जो अगर लिरिसिस्ट कंपोजर हैं, जब आपको पोर्टल मिलेगा, एक तो हम IPI नंबर भी देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। IPI नंबर इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो IPRS ही या ऐसी सोसाइटीज ही आपको देती हैं। तो जब आप IPRS के मेंबर बनते हैं तो आपको ये मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज होती है IPI नंबर मिलना, कहीं भी जाओ आइडेंटिटी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ही आपका सारा रेपर्टायर है, आपके सारे सॉन्ग्स का रेपर्टायर ही यही है IPI नंबर। सो उसके साथ पोर्टल दिया जाता है जब आप नए मेंबर बनते हैं, तो उस पोर्टल में आपके जो भी सॉन्ग्स हैं आपको उसमें ऐड करने होते हैं, खुद से ऐड करने होते हैं। कुछ होते हैं कि जिनके पास बहुत ही मतलब वर्कलोड है, नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जो हेल्प करते हैं ये करने में, कुछ चार्ज कर लेंगे तो कर सकते हैं ऐड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो गए या जो आपको मैनेज करते हैं, आप उनसे करवा सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है सॉन्ग्स ऐड करना भी, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर बन के, मुझे क्या लग रहा था कि सिर्फ मेंबर बन गए और उसके बाद आपका वो क्रिएट हो गया एक अकाउंट जिससे आपको एक IP नंबर मिल गया, उसके बाद आपका कहीं भी म्यूजिक चल रहा है तो आपको पैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी उसके नहीं। बाद आप जैसे भी कोई भी नया सॉन्ग गा रहे हो, कोई भी नया लिख रहे हो, कंपोज कर रहे हो, हाँ, रिलीज हुआ है गाना तो आपको ऐड करना बहुत जरूरी है। ऐड इन द सेंस दे नीड टू अपलोड नहीं, नॉट अपलोड, यू जस्ट हैव टू ऐड द लिंक।
गाने का लिंक हो गया Still आपका। better. हाँ, बहुत इजी प्रोसेस है, सब कुछ आपने ही फिल करना है। लिरिसिस्ट कौन है, कंपोजर कौन है, लेबल कौन है, ड्यूरेशन क्या है गाने की, गाने का नाम क्या है, जॉनर क्या है, तो वो सब कुछ बेसिक चीजें आपको उसमें ऐड करनी होती है और वो बहुत जरूरी है ऐड करना। काफी लोग ऐसे भी थे कि हम तो मेंबर बन गए, 1 साल हो गया, रॉयल्टी नहीं आई। फिर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनसे क्या होता है कि गाने ऐड करे थे आपने? तो नहीं, वो पता बोलते हैं नहीं कि ना। गाने ही नहीं ऐड करे हमने, तो कहाँ से आएगी आपको? एक तो आपको ऑनलाइन जाके ही करना है। आपकी वेबसाइट क्या है? iprs.org। ओके, तो अदरवाइज आपका ऑफिस कोई कहाँ पे? हाँ, यहाँ मोहाली 11 फेस में ऑफिस है हमारा, तो मैं वहीं होती हूँ। तो वहाँ पर हमारी टीम है, पूरी लाइसेंसिंग टीम है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो भी क्वेरीज रहती हैं तो आप आकर वहाँ पर भी पूछ सकते हो, इवन कॉल कर सकते हो, जैसा भी। यू आर अ वेरी नोन नेम, आई वुड से, कि म्यूजिक इंडस्ट्री में पंजाब में आपको हर कोई जानता है, डॉली जी। चोपड़ा जी। नहीं, अब वही चीज है ना कि जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत नया टॉपिक था। तो हमने बिल्कुल। ऑफ कैमरा जितनी बातें की, मुझे और भी एक्साइटिंग लगा कि सच में इस चीज में बहुत स्कोप है और पंजाब में हमारे बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं। तो अगर उनको राइट गाइडेंस मिल जाए और है ना, उनको पता हो कि कैसे क्या करना है, तो दैट वुड हेल्प देम। कि इसीलिए हमारा आज मेन मकसद भी यही था। आपकी इतनी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, जॉब है, आपको नहीं लगता कि आप लिखने लग जाओ, कंपोज करने लग जाओ? क्योंकि जिस चीज के बंदे में नॉलेज हो जाती है, नहीं वो तो है, बट टाइम ही नहीं मिलता। तो लेबल्स का भी ऐसा है कि फीमेल्स को ही चला रही हूँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री में। हाँ, हमारा ना, जैसे हम लोग भी IPRS भी ना, ऐसे हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट को। हमारा एक IP हर म्यूजिक करके, तो हम लोग भी ना बोलते हैं कि जैसे जो फीमेल आर्टिस्ट है, क्रिएटर्स बहुत कम है। एक मेरे को मिली थी कंपोजर है, वो बहुत रेयर होते हैं कंपोजर्स, बहुत रेयर, मतलब म्यूजिक अरेंजर, कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, तो बहुत रेयर। तो उन्होंने भी एक ऐसी स्टोरी शेयर की थी मेरे साथ, तो मतलब सुन के ही ऐसा लगा कि सच में बहुत लैक करता है फीमेल्स का ना इस इंडस्ट्री में। टाइम नहीं मिलता एक तो, दूसरा कि गलत बिहेवियर बहुत गलत रहता है, तो हर एक रीजन का अलग है, तो वो बहुत मैटर करता है, तो उसकी वजह से ही फीमेल्स आगे नहीं आ पाती हैं। तो ये चीजें बहुत रहती हैं इसमें। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ, कि उनका अच्छा नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं, बट शी वॉज वेरी ब्रेव कि उसने उसको फॉलो किया। और जैसे बताया उसने कि एक ही, मतलब साइंड थे वो ना किसी के साथ, तो एक ही रूम में लड़के हो लड़की हो कोई डिफरेंस नहीं, वहीं सो। तो बहुत डिफिकल्ट है, आप कैसे रह सकते हो? फैमिली आपकी कहाँ है? आप यहाँ पे, अगर फैमिली को पता चला कि ऐसे कंडीशन में आप रह रहे हो, तो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए। बट देन शी मैनेज, उसने अपना सिस्टम सेटअप स्टार्ट किया और अपना सारा किया, हाँ, इंडिपेंडेंटली। तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही और भी मैं एक रिसेंटली एक लेडी से मिली, गुरबिलिंग म्यूजिक का, वैसे उनके हस्बैंड का ही है वो, तो वो उनकी वाइफ देखती है सारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई फीमेल आर्टिस्ट, मतलब फीमेल्स ऐसी चीजें चलाए, है ना। तो वो लेबल पे पूरा उनको नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, कौन सा आर्टिस्ट चलेगा, कौन सा कंपोजर चलेगा, क्या है गाना, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जितनी भी फीमेल क्रिएटर्स है, पीछे दब के नहीं रहना, आगे आओ और अपना राइट लो। बिल्कुल, आजकल बहुत ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हो, इक्वली आप सारा सब कर कुछ रहे हो, कर रहे हो, नहीं करना आपको भी अच्छा ही मिलेगा। ऐसा मत समझो कि ग्लोबली सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियां भी जा सकती हैं। अब तो हमारे बहुत अच्छे सुनंदा शर्मा, शी इज डूइंग सो गुड। हाँ, और सिमरन कौर ढाडली हो गई, हाँ, शी इज तो ग्रेट। अभी परम परम है ना, बहुत अच्छी, हाँ, तो बहुत अच्छा है इनका। कहाँ से उठ के कहाँ से सोचो, पर उसको राइट गाइडेंस भी मिली। हाँ, बिल्कुल। अब तो हेल्प करने वाले लोग भी बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब विलेज से आते हैं और उनको शौक होता है ये सब करने का, बट उनको ऐसे लोग गलत मिल जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना ज्यादा फिर कर नहीं पाते, उनको लगता है बस छोड़ दो यार, ये क्या करियर है इसमें, इतनी बेकार है इंडस्ट्री। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो उनको
थोड़ी सी अच्छे से guidance दो, track पर लाओ। मेल डोमिनेटिंग है म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी है पंजाब में, क्योंकि मैं भी काफी से मिली हूँ, तो जब अंदर की बातें पता चलती है तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग भी बहुत हैं, बट हमारे यहाँ प्रमोट डिफरेंटली करते हैं, और अगर कोई ग्रो कर भी रहा है ना फीमेल, तो उसको ऐसे देखते हैं कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस इसने किए होंगे। जरूरी नहीं होता कि हाँ। हमेशा हर कोई मैं कॉम्प्रोमाइज तो बोलती हूँ कम्युनिटी बना लो, सारी पंजाब की फीमेल क्रिएटर्स मिलके कम्युनिटी बना लो। तो रही थी बार हाँ कि हमें तो कुछ प्लान करना और चाहिए। क्या, बिल्कुल हम लोग करते हैं प्लान इनको हाँ। इकट्ठा करके, और फिर हम कराएंगे। वेरी नाइस, मुझे बहुत पॉजिटिव लगा आपसे बात करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक डिस्कस होने वाला था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत न्यू टॉपिक था, बट हमारे यहाँ मिसगाइडेड ही हैं लोग, और कईयों को पता ही नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस पॉडकास्ट करने का आज का मकसद यही था। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई विश कि जो डिजर्व करता है, जो राइट कैंडिडेट है, उसको राइट अपना मिले, है ना। उनको पता होना चाहिए कि हम ये डिजर्व करते हैं, जो भी आप लिख रहे हो, आप कंपोज कर रहे हो। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। इवन आप ही एक हो जो आप अपने उनको गाइडेंस दोगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, कि अगर आपने इतना अचीव किया है तो आप भी करोगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ फादर्स ऐसे हैं जिनके बच्चों को भी वो इसी लाइन में डालते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। अगर वो देखेंगे कि फादर इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी उसी लेवल पे करूं, तो एक मोटिवेशन मिलती है। अगर गलत लोग आकर पैसा खाएंगे, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स करवाएंगे, तो कितना मतलब सिस्टम खराब होगा। और इसका IPRS का लाइफ लॉन्ग चलेगा मेंबरशिप? हाँ, बिल्कुल, एक बार करवा के 1200 टाइम, बिल्कुल 1200 रुपए है, 2200 रुपए है बस। तो उसके बाद अगर जो मेन कैंडिडेट है वो नहीं भी है इस दुनिया में, तब भी उनकी फैमिली को जाते हैं जी। अब इसमें भी टास्क है हम लोगों का, कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि उनकी डेथ हो गई, वो मेंबर नहीं थे, और हम कैसे रीच आउट करें उनको, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग यही लोगों को कहते हैं, अगर कोई ऐसा हो जो बहुत अच्छे गाने गए हो, या अब उनके गाने फिर से चल रहे हो और वो अब नहीं है, तो उनकी फैमिली को आप इन्फॉर्म करो कि वो मेंबरशिप लें, लीगल हायर प्रोसेस फॉलो करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो करें, तो तब जाके उनको रॉयल्टी आना शुरू होगा। या जो मेंबर ऑलरेडी हैं, तो उनके वो ऑल ऑफ सडन कब पता, आजकल लाइफ का नहीं पता ना, आप कल हो नहीं हो। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारा एक जो लीगल हायर का फॉर्म होता है, नॉमिनी फॉर्म होता है, तो आप वो फिल करके रखें, क्योंकि हमें रीच आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप ऑलरेडी मेंबर हो, बट हमें नहीं पता आपका बच्चा कौन है, आपकी बेटी कौन है, सिर्फ ये ब्लड रिलेशन को ही जाता है। तो अगर हम आपको नहीं ढूंढ पाए उनकी फैमिली को, तो वो ऐसे ही रहेगा, वेस्ट जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले ही नॉमिनी फॉर्म आप ऑफिस से ले सकते हो, ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वो नॉमिनी फॉर्म फिल करके आप शेयर्स अपने फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को आप शेयर्स डाल के सबमिट कर सकते हो। तो वो रिजर्व रहेगा हमारे फ्यूचर डिटेल्स में, तो आप नहीं होगे तो आपकी फैमिली को हम कांटेक्ट कर पाएंगे इजीली। अगर सिंगर्स का कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू होता है, उसमें IPRS का कोई रोल नहीं, सिंगर्स का कोई नहीं। आप लोग उसमें हेल्प भी नहीं कर सकते? हेल्प एज इन हम लोग गाइड, अगर हमें कुछ पता हो तो हम गाइड कर देंगे, बट ऐसा हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे तो लगा फ्रूटफुल है आज की कॉन्वर्सेशन हमारी। एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू इतना हमारे साथ अपने शेयर करने के लिए एक्सपीरियंसेस। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।